नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है अभ्यास आपका। कौन सा अभ्यास है? आत्मनिर्भरता लेसन का अभ्यास है। आत्मनिर्भरता हम लोग पढ़ चुके थे, अच्छे से समझ चुके थे। आज हम लोग उसका अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं विचार और कल्पना से। विचार और कल्पना। विचार और कल्पना से हमने 2 प्रश्न लिए हैं और जो तीसरा प्रश्न है वो आपके खुद करने का प्रश्न है, ठीक है। क्योंकि उसमें सूची बनानी है वगैरह, ये सब कार्य तो आप खुद ही करेंगे, स्वयं ही करेंगे। और आदर्श व्यक्ति, देखिए क्या है, आदर्श व्यक्ति के चरित्र में कौन कौन से गुण होते हैं। तो आदर्श व्यक्ति के चरित्र में कौन से गुण होने चाहिए ये। तो आदर्श व्यक्ति के चरित्र में नम्रता, हाँ, स्वतंत्रता, कोमलता, उच्च लक्ष्यता, दृढ़ निश्चय, स्वावलंबन, साहस, परिश्रमशीलता आदि के गुण होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है नम्रता और दब्बूपन में क्या अंतर होता है। नम्रता और से आशय बड़ों को सम्मान करना और छोटों तथा बराबर वालों से अहंकार रहित होकर कोमलता के व्यवहार से है। दब्बूपन से आशय दूसरों पर आश्रित होकर उनके पीछे चलना है। ऐसा करने से संकल्प शक्ति क्षीण और बुद्धि मंद हो जाती है, जिससे मनुष्य अवनति को प्राप्त होता है। अवनति मतलब असफलता। दब्बू पर होना मतलब दूसरे पर आश्रित रहना, निर्भर हो जाना। तो ये ऐसा करने से क्या होगा कि हम हमेशा असफल रहेंगे। हमेशा सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, हमेशा हमें सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है ये निबंध से, ठीक है। तीसरा प्रश्न आप स्वतः करेंगे विचार और कल्पना का, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है बताने लायक। तो निबंध से प्रश्न है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आपकी पाठ्यपुस्तिका में इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि बच्चों को आगे चल के प्रतियोगी एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं, ठीक है। कंपटीशन में बैठना पड़ता है, तो उन कंपटीशंस में ऐसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो पहले से ही बच्चों को इससे मतलब इसकी जानकारी दे दी जाती है ताकि वो उस टाइम पे अनभिज्ञ न रहें, उनके लिए कुछ नया न लगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए हमें। इसमें दिमाग भी लगता है कि हाँ कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं। चूँकि ये आपके पाठ का है तो आपको पढ़ने में आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। तो इस पाठ का उद्देश्य क्या है? सही विकल्प चुनिए। तो एकदम एप्रोप्रिएट, सही विकल्प मतलब एकदम एप्रोप्रिएट चुनना है। युवाओं में नई स्फूर्ति भरना, सही बात है। इस लेसन को पढ़ने से हम युवाओं में एक नई स्फूर्ति आती है ना, हाँ, क्योंकि हमारी प्रेरणा दे रहे हैं तो स्फूर्ति आएगी, ये भी सही है। युवाओं को कर्म में लगाना, बिल्कुल सही बात है। इसको करने से एक बार जिज्ञासा होती है कि नहीं, मुझे अपना काम करना चाहिए। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा देना, ये वाला क्वेश्चन सही है। क्यों? क्योंकि ये एप्रोप्रिएट बोल रहा है, जो सबसे उपयुक्त हो, और सबसे उपयुक्त आंसर यही है। क्यों यही है? क्योंकि आत्मनिर्भर, इस लेसन का नाम ही है आत्मनिर्भर, ठीक। ये विधा ही है आत्मनिर्भर, हाँ, विधा है निबंध जिसका शीर्षक ही है आत्मनिर्भर, ठीक है। तो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर क्या हुआ? ग। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित पंक्तियों को आशय स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है। तो देखिए क्या है, नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री या माता होती है। मतलब नम्रता ही ऐसे गुण होता है जिससे जो हमारे आंतरिक गुण हैं, ठीक है, और उसी जो हम स्वतंत्रता का अनुभव, उस प्रकार के जिनके अंदर आंतरिक गुण हैं वो स्वतः ही स्वतंत्र होंगे। और जो स्वतंत्र होते हैं वो निष्पक्ष रूप से स्पष्टवादी होंगे, नम्र होंगे और सारे नैतिक गुण उनके अंदर होंगे, ठीक है। तो इस वजह से इनको धात्री या माता कहा जाता है। तो देखिए आशय क्या स्पष्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पे अर्थ लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप अर्थ भी ठीक है और आप अर्थ के स्थान पर आशय भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो क्या है, नम्रता से ही व्यक्ति स्वतंत्रता के गुण को प्राप्त करता है। गुण को प्राप्त करता है, समझ रहे ना। गुण कहाँ होता है? वो अंदर होता है, आंतरिक होता है।
अहंकार करने वाला व्यक्ति स्वतंत्र नहीं रह सकता है। बिल्कुल सही बात है। जिनके अंदर आंतरिक गुण होंगे, नैतिक गुण होंगे, वही स्वतंत्र होंगे। स्वतंत्रता के गुण के लिए बड़ों का सम्मान और छोटों और बराबर वालों से कोमलता का व्यवहार करना चाहिए। ठीक, ये इसका आशय है। इस आप एक लाइन और भी बढ़ा सकते हैं, इसी कारण से नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री या माता कही गई हैं। इस लाइन को एक लाइन में और लिख देंगे तो ये एकदम स्पष्ट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक, इसलिए नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री या माता है। फिर क्या है, युवाओं को यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कहीं बड़ी हुई हैं। बिल्कुल सही बात है। युवाओं को यह हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि आकांक्षाएं योग्यता से बड़ी होती हैं। मनुष्य की इच्छाएं उसकी साधन और क्षमता से ज़्यादा होती हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, एक लाइन में समझा दिया कि मनुष्य की इच्छाएं जो है उसके साधन और क्षमता से ज़्यादा होती हैं, उसकी योग्यता से, क्षमता था योग्यता से ज़्यादा होती हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि मनुष्य का बेड़ा उसके हाथ में है, उसे वह चाहे जिधर लगाए। मनुष्य का बेड़ा का अर्थात क्या था, भाग्य। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। इसका आशय क्या है, अर्थ क्या है, मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। वह चाहे तो उन्नति कर सकता है और चाहे अपने को गर्त में गिरा सकता है, यानी कि गड्ढे में गिरा सकता है। तो वह अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है। अध्यवसायी लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग निकाला है। तो ये क्या है, अध्यवसायी लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग निकाला है, तो ये है कि पुरुषार्थी लोगों ने अपने प्रयत्नों से उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया है। हाँ, अब लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग निकाला है अपने प्रयत्न, अपने प्रयास से। पुरुषार्थी, अध्यवसायी मतलब जो हमेशा लर्नर हैं, जो हमेशा सीख रहे हैं, हाँ, उनको क्या बोले हैं, पुरुषार्थी। पुरुषार्थी मतलब जिनके अंदर पौरुष हो। इससे तात्पर्य सिर्फ पुरुष जाति से नहीं होता है, इसे प्रत्येक मनुष्य से है। उनके अंदर पुरुषार्थ हो, हाँ, सामर्थ्य हो, वो अपने प्रयत्नों से अपनी उन्नति का मार्ग क्या करते हैं, प्रशस्त करते हैं। ठीक है। उपन्यासकार स्टॉक ने अपना ऋण किस तरह उतारा है। यह आप पढ़े ना अंत में कि उपन्यासकार स्टॉक ने अपना ऋण किस तरह उतारा था। भाई सारे दोस्त उनकी हेल्प करना चाह रहे थे, लेकिन जो है वो मना कर दिए। कि उपन्यासकार स्टॉक ने स्वयं अपनी प्रतिभा का सहारा लिया, ठीक, और अनेक उपन्यास थोड़े समय के बीच लिखकर लाखों का ऋण अपने सिर से उतार दिया। ठीक, तो ये होता है आत्मनिर्भर होना। इसे हम कहते हैं आत्मनिर्भर होना। किसी और पर डिपेंड नहीं हुआ, अपनी प्रतिभा को पहचाना और उसको जो है और उससे जो है मेहनत करके थोड़े समय के बीच में लिखना अर्थात मेहनत करना, प्रयास करना, और अपनी प्रतिभा को पहचान कर मेहनत किया और ऋण को अदा कर दिया। तो ये क्या हो गया, आत्मनिर्भर। इसे हम कहेंगे आत्मनिर्भर, निर्भरता। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका समूह का कौन सा शब्द या वाक्यांश समूह क में दिए गए किन से संबंधित है। छांटकर समूह क के सामने लिखिए। भाई उसको आपके सामने लिखना है। तो ये आप स्वतः करिए। भाई हरिश्चंद्र कैसे थे, आप पढ़े हैं ना, हरिश्चंद्र कैसे थे, सत्यवादी थे। आप इनके सामने लिख दीजिएगा। इसको हमने ऐसे सॉल्व नहीं किया है, इसको आप इनके सामने स्वतः लिखिएगा। महाराणा प्रताप, हनुमान जी, कोलंबस, शिवाजी और एकलव्य। हनुमान जी क्या थे, हनुमान जी तो सीता जी की खोज किए थे। कोलंबस क्या किया था, अमेरिका की खोज किया था। और क्या था, एकलव्य क्या थे, धनुर्धर थे। ठीक है। और शिवाजी ने क्या किया था, हाँ, महाराणा प्रताप ने अधीनता नहीं स्वीकारी थी। और शिवाजी जो है छापामार युद्ध किए थे, उसके औरंगजेब के हम जाके और छापामार युद्ध किए थे। ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये रही भाषा की बात। भाषा की बात देखिए क्या है बच्चों,
कि आत्म संस्कार शब्द में संस्कार के पूर्व आत्मा शब्द जुड़ा हुआ है। दिए गए शब्दों के पूर्व आत्मा लगाकर शब्दों की रचना कीजिए। ऐसे शब्द क्यों आते हैं? इस प्रकार के आपको एक जिज्ञासा होती है कि इस प्रकार के शब्द क्यों आते हैं? इस प्रकार के शब्द इसलिए आते हैं, ये कौन सी कठिन है भाई, आत्मा लगा के ढेर सारे शब्द बना देना है बस। ये सारे शब्द इसलिए आते हैं ताकि आप इन सारे शब्दों को जान सकिए, पहचान सकिए। और ये सारे शब्द इतने उचित होते हैं, उपयुक्त होते हैं कि जब आप अपनी राइटिंग में, जब अपने निबंध में, जब अपनी लेखन शैली में इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो उच्च कोटि की शैली कहलाएगी। तो इन सारे शब्दों से परिचय कराने के लिए ये इस तरह के प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो आत्म संस्कार शब्द में संस्कार के पूर्व आत्मा शब्द जोड़ना है। तो परिचय, आत्म परिचय, ठीक है, स्वतः का परिचय, आत्मचिंतन, स्वतः का चिंतन, आत्मनिर्भर मतलब स्वतः पर आश्रित होना, स्वतः पर निर्भर होना, आत्मबोध, स्वतः का ज्ञान, और आत्मकथन, स्वतः का कथन, स्वतः कथन, ठीक है, स्वयं का कथन। ठीक, तो ये सारे शब्द जब आप अपनी भाषा शैली में उपयुक्त मतलब प्रयोग करेंगे और उसको जो है प्रयोग करके उसको लिखेंगे कहीं भी, हाँ, अपने एग्ज़ामिनेशंस में, अपने कहीं भी, तो वो उसमें आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। क्यों? क्योंकि एग्ज़ामिनर भी पहचानता है कि हाँ ये इतने अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है बच्चा ने, ज़रूर उसे ज्ञान है, ज़रूर उसे जो है उसने पढ़ा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका मुहावरा। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुँह ताकना। मुँह ताकना क्या होता है? इसका अर्थ होता है दूसरों का सहारा ढूंढना। मुँह ताकना मतलब दूसरों का सहारा ढूंढना। आलसी आदमी हमेशा दूसरों का मुँह ताकता है। ठीक, अपने पैरों के बल खड़ा होना मतलब अपने सहारे रहना, इसे ही हम बोलते हैं आत्मनिर्भर, स्वावलंबी होना। ठीक, तो अपने पैरों के बल खड़ा होना स्वाभिमानी मनुष्य के लिए आवश्यक है। ये इसका वाक्य में प्रयोग है। दृष्टि नीची होना मतलब मानहानि होना। दृष्टि नीची होना मतलब उसकी मानहानि होना, उसका जो है क्या समझ लीजिए कि आप दृष्टि नीची होना मतलब उसका जो है हीन भावना महसूस होना उसको। ठीक, अपराध के लिए पकड़े जाने पर उसकी दृष्टि नीची हो गई। ठीक है, इसके आप दो लिख सकते हैं, एक तो मानहानि होना और दूसरा क्या हो सकता है कि उसको हीन भावना फील होना है, हीन भावना महसूस होना। तो अपराध के लिए पकड़े जाने पर दृष्टि नीची हो गई। ठीक है, सिर ऊपर होना। अब ये सारे शब्दों का प्रयोग जब आप अपनी लेखन शैली में करेंगे, जब अपनी ये मुहावरों का प्रयोग अपनी लेखन शैली में करेंगे, इनका अर्थ जान लेंगे और इन मुहावरों का प्रयोग अपनी लेखन शैली में करेंगे, तो सोचिए आपकी लेखन शैली कितनी उच्च कोटि की हो जाएगी। हाँ, जो भी आप लिख रहे हैं उसमें अब इन मुहावरों का, इसीलिए ये सारे मुहावरे और ये सब दिए जाते हैं ताकि आप उनको अपने लिखने में और बोलने में इस्तेमाल करिए। ठीक है, सिर ऊपर उठाना मतलब गर्व का अनुभव करना। जब आप बोलिए, जब आप स्पीच दीजिए तो ये इस सारे मुहावरे का उपयोग करिए, उपयोग करने की कोशिश करिए। तो क्या है? सिर ऊपर उठाना। सिर ऊपर उठाना, गर्व का अनुभव होना। महाराणा प्रताप के रण कौशल से राजपूत का सिर ऊंचा हो गया। राजपूतों का सिर ऊंचा हो गया। अपने हाथ में अपना भाग्य होना। अपने हाथ में अपना भाग्य होना मतलब होता है स्वयं अपना भाग्य बनाना। ठीक है, स्वयं भाग्य निर्माता बनना। इतिहास साक्षी है कि मनुष्य अपना भाग्य स्वयं ही बनाता है। ठीक, या स्वयं ही बनाता है। ये आपको तो ये लिखना है ना, अपने हाथ में अपना भाग्य होना। ये अर्थ का नहीं लिखा जाता है, अपने हाथ में अपना भाग्य होना ये लिखा जाता है। तो इतिहास साक्षी है कि मनुष्य का भाग्य उसके अपने हाथ में होता है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मुहावरा है कठपुतली बनना। आश्रय पर रहना। कठपुतली होना मतलब किसी दूसरे के आश्रित हो जाना, उसके इशारे पर नाचना। कठपुतली बनना मतलब सारे पर नाचना, किसी पर आश्रित होना। वह उसके हाथ की कठपुतली बन गया, यानी उसके इशारे पर नाचने लगा। हृदय पर हाथ रखना मतलब हिम्मत दिखाना। हाँ, हिम्मत दिखाना। हृदय पर हाथ रखना अर्थात क्या होता है? मतलब कि मन की सुनना,
हृदय पर हाथ रखना, मन की सुनना मतलब मन की सुन करके हिम्मत दिखाना। तात्पर्य यहाँ पे है मन की सुन के, जैसे कि सुरक्षाकर्मी ने हृदय पर हाथ रखकर आतंकी से लोहा लिया। हृदय पर हाथ रखकर आतंकी से लोहा लिया, मन की आवाज़ सुना या फिर हिम्मत दिखाया। तो हिम्मत दिखाना इसका अर्थ होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? जीवन निर्वाह समास पद का विग्रह है। जीवन का निर्वाह, सही बात है। जीवन निर्वाह को जब आप तोड़ेंगे तो जब इस हिंदी में बोल रहे हैं, इसका विच्छेद करेंगे तो क्या आ रहा है? जीवन का निर्वाह। बीच में क्या आ रहा है? इसके बीच में आ रहा है का। समासिक शब्द बनाने पर का कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। ठीक, और जब हम इसको का हटा दिए तो क्या लिखिए? जीवन का निर्वाह। का संबंध कारक का चिन्ह है कि नहीं? संबंध कारक का चिन्ह षष्ठी विभक्ति में प्रयुक्त होता है और संबंध कारक का चिन्ह है, अतः यह संबंध कारक तत्पुरुष समास है। तो ये कौन सा समास हो गया? संबंध कारक तत्पुरुष समास। जहाँ जब भी विभक्ति बीच में आएगी तो वो तत्पुरुष समास होता है। नीचे लिखे समास पदों का विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। चलिए विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। ये देखिए, हाँ आपको दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए क्या है? अहंकार वृत्ति। तो अहंकार वृत्ति मीन्स होता है स्वभाव, वृत्ति मीन्स स्वभाव, और अहंकार मीन्स अहंकार। तो अहंकार की वृत्ति या अहंकार का स्वभाव, या का है या किया है, दोनों तो एक ही है ना। का की के किस में लगता है? संबंध में। तो ये हो गया संबंध तत्पुरुष समास। आत्म संस्कार, आत्म संस्कार को तोड़े क्या आया? आत्मा का संस्कार, फिर आ गया बीच में का, तो क्या हो गया? षष्ठी तत्पुरुष समास, यानी कि संबंध तत्पुरुष समास। संस्कृत होता तो हम संस्कृत में लिखते षष्ठी तत्पुरुष समास, अब हिंदी है तो लिखेंगे संबंध तत्पुरुष समास। अब आत्म मर्यादा, आत्म मर्यादा मतलब आत्मा की मर्यादा, तो बीच में क्या आ गया? की। बीच में क्या आ गया? की। आत्मा की मर्यादा संबंध तत्पुरुष समास हो गया। फिर उसके बाद क्या दे रहा है? चित्त वृत्ति। चित्त मतलब हृदय, वृत्ति मतलब स्वभाव, हृदय का स्वभाव या हृदय की वृत्ति, चित्त की वृत्ति। तो संबंध तत्पुरुष समास हो गया। का की क्या आ गया? राम लक्ष्मण। अब देखिए क्या आ गया बीच में? योजक चिन्ह आ गया। इसको बच्चों, ये जो चिन्ह होता है ये आपका योजक चिन्ह भी होता है, और इसको हम समास में प्रयुक्त करेंगे तो हम समासिक चिन्ह बोल देंगे, और वैसे क्या होता है? योजक चिन्ह होता है। ठीक है, कोई भी योजक चिन्ह। अब हम डैश दे करके उसके बारे में लिख रहे हैं, जैसे कि बोल दिए कि ऐसे करके ऐसे कर दिए, प्रश्न लिख दिए और ऐसे कर दिए, तो इसको हम छोटा सा जो होता है इसको हम बोलते हैं योजक चिन्ह। ठीक है, और जब आपके समास हम पूछ रहे हैं और समास के बीच में जब आ रहा है तो समासिक चिन्ह भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक, ये योजक चिन्ह समासिक चिन्ह के रूप में बदल जाता है जब समास में प्रयुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पे राम और लक्ष्मण के बीच में क्या लगा है? समासिक चिन्ह लगा है ना। तो ये राम और लक्ष्मण जब हो जाएगा, जब समासिक चिन्ह लग जाएगा तो इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा? और से। किसका तात्पर्य क्या हो जाएगा? और से। तो राम और लक्ष्मण, तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। हम आपको बता चुके हैं जब बीच में और आएगा तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। ठीक, और यदि बच्चों अभी आपके हमने उसको इसमें समझाया नहीं है, लेकिन आपके आगे आएगा, आगे वाले जो है क्वेश्चंस में है, जो हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, वो बहुत ही आपके पढ़ के समझने लायक स्वतः का है, इसमें इंक्लूड नहीं किए, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि उसमें है कि जैसे इसी योजक चिन्ह के बारे में, समासिक चिन्ह के बारे में बताया है कि यदि समासिक चिन्ह दो के बीच में लग जाए, जैसे कि राम और सीता, राम और सीता कह दिए तो ये तो द्वंद्व समास हो गया। जब हम ऐसे देखिए राम और सीता, इसको हटा दीजिए, ऐसे करते हैं राम और सीता, तो ये क्या हो गया? द्वंद्व समास हो गया ना। द्वंद्व समास, इसका मतलब होता है और से, इसका मतलब किससे होता है? और से होता है, तो ये हो गया द्वंद्व समास। लेकिन जब हम बोल रहे हैं राम सीता और बीच में कोई समासिक चिन्ह नहीं है, दोनों सटा हुआ है, तो ये राम सीता सटा हुआ है, तो जब हम इसको विच्छेद करेंगे तब क्या आ जाएगा? राम की, जब हम विच्छेद किए तो क्या आ गया? राम की सीता। तब क्या आ गया बच्चों? राम की सीता। तो बीच में तो आ गया की, बीच में आ गया की, और की
किसका कारक होता है? संबंध कारक होता है। तो ये क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ये आप ध्यान दीजिए कि यदि योजक चिन्ह लगा है आपका, यानी समासिक चिन्ह लगा है आपका, तब तो द्वंद्व समास होगा। और यदि योजक चिन्ह नहीं लगा है, ऐसे लिखा हुआ, तो वो आपका तत्पुरुष समास आ जाएगा, चाहे उसमें कोई भी विभक्ति लगी हो। ठीक है, उसमें कोई भी विभक्ति लगी हुई तो वो उस विभक्ति का समास होगा, उस कारक का तत्पुरुष समास होगा, लेकिन होगा तत्पुरुष समास। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य को अलग अलग कीजिए। तो निम्नलिखित में से प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य को अलग करना है। प्रधान उपवाक्य क्या होता है? मुख्य वाक्य। हाँ, और आश्रित वाक्य क्या होता है? जो उस पर आधारित हो। ठीक है, आश्रित वाक्य क्या हो गया? जो उस पर मुख्य पर आधारित हो। जैसे कि हम एक वाक्य लेते हैं कि राम आम, बहुत फेमस वाक्य है, राम आम खाया जो खट्टा था, जो खट्टा था। राम आम खाया जो खट्टा था। ठीक है, तो राम आम ये कैसा वाक्य हो गया? मुख्य वाक्य हो गया। ये कैसा वाक्य हो गया? मुख्य वाक्य हो गया। और जो खट्टा था, जो कौन सा क्या खट्टा था? आम खट्टा था। तो ये मुख्य वाक्य पे आधारित हो गया ना, खट्टा था, ये मुख्य वाक्य पे आधारित हो गया। तो ये प्रधान वाक्य हो गया। राम आम खाया ये प्रधान वाक्य हो गया। और खट्टा था ये कैसा वाक्य हो गया? ये कैसा वाक्य हो गया? आपका आश्रित वाक्य हो गया। कैसा वाक्य हो गया? आश्रित वाक्य। ये इस तरह से आप वाक्यों को समझना सीखिए। देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि जैसे कि अभी हमने बोला कि सीता किताब पढ़ी। सीता किताब पढ़ी जिसमें गाना लिखा था। ठीक है, जिसमें गाना लिखा था। अब सीता किताब पढ़ी, स्टार्टिंग यहाँ से हो गई, तो ये क्या हो गया? ये एक प्रधान वाक्य हो गया। ये कैसा वाक्य हो गया? प्रधान वाक्य हो गया। ठीक है, मुख्य वाक्य हो गया। अब जिसमें गाना लिखा था, किसमें गाना लिखा था? किताब में गाना। उत्तर कहाँ पे जा रहा है? मुख्य पे जा रहा है। गाना किसमें लिखा था? किताब में लिखा था। तो हमारा उत्तर मुख्य पे जा रहा है, यानी कि ये कैसा वाक्य हो गया? ये आश्रित वाक्य हो गया। जिसमें गाना लिखा था, ये कैसा वाक्य हो गया? ये हमारा आश्रित वाक्य हो गया। किस पे? क्योंकि ये जो है प्रधान पे आश्रित है। इसका उत्तर जो मिला वो मुख्य पे गया, प्रधान पे गया, तो ये क्या हो गया? ये आश्रित वाक्य हो गया। ठीक, पहला वाला प्रधान वाक्य और दूसरा वाला आश्रित वाक्य है। इसी तरह से आपको क्या करना है कि इसमें आपको प्रधान और उपवाक्य चुनना है। इस तरह से अब आपको वाक्यों की जानकारी होगी कि वाक्य कैसे होते हैं, शब्द की, वाक्य की, इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। तो ये देखिए, ये आपका एक थोड़ा सा गद्य टाइप का दे दिया है और आपको इसी में से चुनना है कि कौन से वाक्य प्रधान है, कौन से उपवाक्य हैं। तो विद्वानों का यह कथन ठीक है, विद्वानों का यह कथन ठीक है। यहाँ पे वाक्य खत्म हो रहा है ना, और दूसरी चीज़ आपको वाक्य कहाँ ख़त्म हो रहा है ये पहचानना आ जाएगा। हाँ, और किससे जुड़ रहा है ये भी पहचानना आ जाएगा। देखिए की से जुड़ा है। विद्वानों का यह कथन ठीक है, ये कैसा वाक्य है? ये प्रधान वाक्य है। यही से स्टार्टिंग हो रही है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री या माता है। अब ये कैसा हो गया? आश्रित वाक्य हो गया। ठीक, क्योंकि अब इस स्वतंत्रता या धात्री या माता है। किसकी माता है? किसने कहा? हाँ, किसने कहा? तो विद्वानों ने कहा। तो इसका उत्तर किससे मिल रहा है? विद्वानों से मिल रहा है ना। तो ये कैसा हो गया? आश्रित वाक्य हो गया। नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री या माता है, ये आश्रित वाक्य हो गया। फिर क्या है? फिर देखिए, भ्रमवश अहंकार वृत्ति को उसकी माता समझ बैठते हैं लोग। फिर क्या है?
लोग भ्रमश अहंकार वृत्ति को उसकी माता समझ बैठते हैं। हाँ, अब वो वाक्य ख़त्म हो गया, अब दूसरा वाक्य शुरू है। तो ये पहला वाक्य क्या हो गया? प्रधान वाक्य हो गया। पर वह उसकी सौतेली माता है, पर वह उसकी सौतेली माता है। ये कैसा वाक्य हो गया? आश्रित वाक्य हो गया। जो उसका सत्यानाश करती है, ये क्या हो गया बच्चों? ये क्या हो गया? इसी में जुड़ा हुआ है ना, तो ये क्या हो गया? आश्रित वाक्य हो गया। ठीक है। और इन दोनों में यदि पूछे कि कौन प्रधान है, कौन प्रधान है, कौन उपवाक्य है, तो ये वह उसकी सौतेली माता है, ये प्रधान हो जाएगा, और जो उसका सत्यानाश करती है ये आश्रित हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आश्रित हो जाएगा और ये प्रधान हो जाएगा। और इसका पूछ रहा है तो ये दोनों जो है इसके आश्रित हो गए। ठीक है, बस ये इतना ही तो दिया। अच्छा, ये भी है, सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में अपनी राह निकाल लेती है। तो सच्ची आत्मा वही है, ये पहला वाक्य है, तो ये प्रधान हो गया, ये प्रधान हो गया। जो प्रत्येक दशा में, अब जो से जुड़ा है तो उसके जो से जुड़ गया, अब उसके बाद दूसरा वाक्य शुरू हो गया, तो ये क्या हो गया? इसका आश्रित हो गया, ये इसका आश्रित हो गया। ठीक है, ये प्रधान हो गया और ये आश्रित हो गया, जो प्रत्येक दशा में अपनी राह निकालती है। स्वतंत्रता का विपरीतार्थक है, क्या है स्वतंत्रता का? स्वतंत्रता परतंत्रता, परतंत्र होना, यानी कि किसी के बंदिश में होना। स्वतंत्र परतंत्र, ये ठीक है, ये अपोजिट है। अब ये लास्ट में बच्चों आपका आता है एक चीज़ और है कि 8वीं अनुसूची आपकी बुक में ही दिया हुआ है कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषा इंक्लूड है। ये बहुत ही जानने वाली चीज़ है जो हमने इसमें नहीं लिखा है। आप ये अपनी बुक से देख कर ज़रूर इसको याद करिएगा कि 22 हमारी 8वीं अनुसूची में, हमारे संविधान की 8वीं, कितनी अनुसूचियाँ हैं हमारे संविधान में बच्चों? हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। पूर्व में पहले 8 अनुसूचियाँ थीं। पहले हमारे संविधान में 8 अनुसूची थी। कितनी अनुसूची थी? 8। फिर बाद में 4 अनुसूची और जोड़ी गई और वो हो गई 12 अनुसूची हो गई। अनुसूचियाँ वो होती हैं बच्चों, जैसे कि जो आर्टिकल में जो क्रम वाइज लिखे जाते हैं, जो संविधान में जो क्रम वाइज लिखे जाते हैं, एक लिस्टिंग में लिखे जाते हैं, उसको आर्टिकल में न लिख करके सूचियों में बना दिया गया है। तो इस तरह से पहले 8 अनुसूची थी, 4 और जोड़ दी गई तो 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। इन क्रम वाइज एक के बाद ऐसी अनुसूचियाँ हैं, उसमें एक एक का विवरण है। उसमें से 8वीं अनुसूची में क्या है? हमारे जो है भाषाओं का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? भाषा का उल्लेख है। और भाषा में ये बताया गया है कि 22 भाषा को मान्यता दी गई है। हमारे भारत में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है टोटल, और वो 22 भाषा आपके बुक में दी हुई है। ठीक है, वो 22 भाषा आपके बुक में दी हुई है कि कौन कौन सी 22 भाषा हैं। असमिया है, उड़िया है, उर्दू है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, गुजराती है, डोगरी है, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। ये जो है 22 भाषाएं हमारे जो है 8वीं अनुसूची में इंक्लूड हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि 22 भाषाएं संविधान की किस अनुसूची में हमारी भाषा का उल्लेख है, तो 8वीं अनुसूची में हमारी भाषा का उल्लेख है। और कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। हाँ, और फिर दूसरी चीज़ ये बोली जाती है कि हमारी राजभाषा कौन सी है, भारत की राजभाषा क्या है। तो राजभाषा हमारी कौन सी है बच्चों? तो ये हमारे अनुच्छेद में है, इंक्लूड है। संविधान के अनुच्छेद 343 में ये कहा गया है कि हमारी राजभाषा क्या होगी? हमारी राजभाषा हिंदी। हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी। और जिसकी और उसकी लिपि क्या होगी? देवनागरी।
ये हमारे अनुच्छेद 343 में कहा गया है। ठीक है, ये हमारी भाषा से संबंधित अनुच्छेद और वो अनुसूची में 8वीं अनुसूची, ये हमारी जो है भाषा से संबंधित है, जिसको आप याद कर लीजिए। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है, आपकी क्लास यहीं पे ओवर होती है, ये क्लास और ये चैप्टर भी फिनिश होता है मर्यादा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। और अंत में जो मैं अक्सर पूछती हूँ आपसे कि ये क्लास आपको कैसी लगी, ज़रूर बताइए बच्चों। कमेंट में लिखा करिए अपनी क्यूरीज़ को, आपके अंदर जो क्यूरीज़ है उसको आपको शांत करना है। हाँ, जो भी कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट में जो है लिखिए और मुझसे पूछिए, उसका उत्तर मैं ज़रूर दूँगी। और यदि आपने इसको लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए, बुरा लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बच्चों और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि जो है वो भी इसका लाभ उठा सकें और उनको भी इसका लाभ मिल सके इस वीडियो का। और अंततः मैं जो हमेशा बोलती हूँ आपसे कि हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।